हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे प्रिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और प्रिज्म का जो भी कॉन्सेप्ट है उन सारे चीजों को हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। यदि उन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हो तो बच्चों यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और जो ऑप्टिक्स का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। या इतना प्रॉब्लम नहीं उठाना चाहते हो तो आज का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हो उन सारे प्रिज्म से जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उन सारे वीडियो का हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। चलो आज हम क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं प्रिज्म से। कॉन्सेप्ट तो हम हर चीज पढ़ चुके हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है कि जो भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड थ्योरी, वह थ्योरी के साथ साथ हमें प्रॉब्लम भी आना चाहिए ना, तभी तो फिजिक्स पढ़ने से मजा आता है। नहीं तो केवल आप क्वेश्चन मतलब थ्योरी पढ़ लीजिए, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं बनता। तो चलो एक पार्ट हम क्वेश्चन का कर चुके हैं, आज जो प्रिज्म से रिलेटेड है वो दूसरा पार्ट से क्वेश्चन का। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे बहुत आपको TIR आना चाहिए ना, स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होगा तब जाके बनेगा क्वेश्चन। ध्यान से देखना कैसे होगा बच्चों। यह हमारा एक आइसोस्केलर प्रिज्म है। आइसोस्केलर कहने का मतलब है कि दो एंगल इसका बराबर है। मान लेते हैं कि यह 15 है, यह भी 15, तो यह कितना 150 डिग्री है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम √3 मानते हैं। यहाँ एयर है, इधर भी एयर है, कोई परेशानी क्या। यहाँ रे जो आ रही है इंसिडेंट रे, वह है बच्चों 60 डिग्री पे आ रहा है ना। किससे, नॉर्मल से बना रहा है। आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट मतलब एंगल ई बताने के लिए बोल रहा है। कोई परेशानी क्या, ऐसी हमारी कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या है, ई फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो करो। क्या रॉकेट साइंस है कि आप प्रिज्म में क्या पढ़े हैं कि यदि यहाँ डेंसर है और यह रेयर है, आएगा अंदर तो बेंड करेगा नॉर्मल की तरह। यह नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना, तो बेंड कराओ। क्या है, पहले रे डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना। इस तरह से बेंड कराया ना, यहाँ पे आया, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करो। अब बाहर निकलेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाएगा। अब देखो यह सारा कहानी तो हो गई। अब यही ना होता है R1 और ये क्या होता है बच्चों, यह R2 होता है और यह हमारा क्या है, E है जो इमर्जेंट एंगल होता है। यही तो पूछ रहा है, से बताओ। लेकिन अब हमें टेंशन इस बात की है कि आराम से यहाँ स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, लेकिन पहले चेक करो कि R1 और R2 है क्या। पहले चेक करो R1 क्या है, उसके बाद R2 के बारे में सोचेंगे। R1 और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लॉजिक क्या है। तो R1 फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस सरफेस के लिए। तो क्या होता है, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, जहां से रे आती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साथ साथ उस मीडियम में इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, उसको साइन के साथ लिखना है। तो क्या लिखोगे, एयर में आ रहा है तो 1 और साइन के साथ क्या 60 डिग्री इक्वल टू जिस मीडियम में रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, √3 है। तो √3 और साइन के साथ R1 हो गया। सॉल्व करो, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू क्या लिखोगे, √3 और साइन R1। कोई परेशानी, √3 से √3 गया, यह क्या बचेगा 1/2 इक्वल टू साइन R1। मतलब R1 जो होगा बच्चों वो 30 डिग्री के बराबर होगा। क्या रॉकेट साइंस है कि इसमें। अब बताओ, ध्यान से देखना, यदि यह 60 डिग्री आ गई है तो यह टोटल एंगल कितना बनाएगा इस सरफेस से, 90 डिग्री। तो यह R1 यदि है हमारा 30 डिग्री बच्चों, तो यह हमारा 60 डिग्री होगा। अब कहोगे ये कैसे, अरे यही ना है, देख तो यह सरफेस है और यह नॉर्मल है, तो इससे टोटल एंगल 90 डिग्री। और यदि 90 है यह टोटल यहां से यहां तक, तो यह 30 हो गया तो ये 60 नहीं बचेगा। यही तो किए है। चल ध्यान से देखो, इतना हो जाने के बाद चेक कीजिए तो यह 150 60 मतलब कितना हो जाएगा बोलो तो 100
कितना, मतलब हाँ, मतलब वो 20 मतलब 210 डिग्री कितना हो जाएगा 210, और एक ट्रायंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। यह क्या लॉजिक लग रहा है सही है कि मान लो कि यह हम एक ट्रायंगल मान लो तो क्या दो ही एंगल का सम हो गया 210 मतलब 210 डिग्री, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऐसा कभी ट्रायंगल देखे होगी। तो यह जो कंडीशन है बच्चों यह हमारा गलत है। कैसे गलत है, हम कैसे जान गए से गलत है, तो गलत है। यहाँ R1 जो है 30 आया और 60, यह 150 और 60 ऐड करोगे तो 210 हो गया, और 210 दो ही एंगल का सम है, कौन ट्रायंगल का, तीसरे की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और उससे भी बड़ी बात है कि 180 से ज्यादा हो गया। तो माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा हुआ बच्चों कि यह जो रे है ओरिजिनल में यहाँ पे आता ही नहीं होगा, ओरिजिनल में क्या है यहाँ पे नहीं आएगा, यह रे जो है इस सरफेस पे आएगा। अब कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब यह एंगल आप निकाल के देखे तो यह दो ही एंगल का सम 210 हो गया, और जबकि हमें 180 डिग्री आना चाहिए तीनों एंगल के सम, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए ना, यहाँ पे दो ही एंगल 210 हो गया है, एक एंगल की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होने के बावजूद भी 180 से ज्यादा है, तो यह रे यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब क्या, यह रे डायग्राम है बच्चों ये गलत है। क्या है हमारा रे डायग्राम गलत है। तो सही क्या होगा ध्यान से देखना, उसी में सही करेंगे। यह एंगल 30 डिग्री है। अब बता कि यह हमारा यदि गलत है तो रे इस सरफेस पे आएगी ही नहीं, रे नहीं आएगी, तो जाएगी कहां बच्चों, जाएगी यहाँ पे। ध्यान से देखो, यह नॉर्मल है तो बेंड किया नॉर्मल की तरफ और इधर जाएगा। ध्यान से देखो, फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसमें बच्चों, ध्यान से देखिए। अब बताओ कि यह हमारा नॉर्मल है ना, और यह बेंड करेगा ऐसे, इस पे आया, इस पे आया रे। अब जो यह जो एंगल है अभी भी R1 है, और कितना निकाले वो 30 डिग्री, अभी भी वो रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा। तो यह 30 डिग्री हुआ। अब यह टोटल एंगल कितना है 90, तो यह 90। अब यह एंगल कितना बचेगा, यह 15, यह 90 और ये 30, तो कितना होगा देख के बताइए। तो यह 90 और 30 कितना होगा 110, मतलब नहीं 120 और 15 15 डिग्री, तो मतलब कितना 35, और 35 हो गया तो तीनों का सम कितना है 180, और 35 हो गया है तो 5, और ये कितना बचा 4, मतलब 45 डिग्री आने वाला है। कितना होगा बच्चों 45 डिग्री। कोई परेशानी क्या, 45 डिग्री आया। अब फिर लॉजिक लगाओ कि क्या रे इस सरफेस से बाहर आ जाएगा कि, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक ऐसा नहीं है कि बोर्ड लेवल पे तो पूछेगा भी नहीं ऐसा ना। तो सोचो अब यदि यह रे इस सरफेस पे आया तो क्या बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलने के लिए अब मान लेते हैं कि बाहर निकल गया, सपोज मान लेते हैं बाहर निकला, तो बाहर निकला है इसका मतलब क्या है इमर्जेंट एंगल आना चाहिए, तो एंगल निकाल लेते हैं, चेक करते हैं, यदि बाहर निकल जाएगा तो सही है, यह एंगल हमारा क्या है बाहर निकलेगा कि नहीं उसको चेक करो। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। अब एक बात बता, एक बात बोलो कि यह हमारा कितना है, यह 45 है, तो यह कितना होगा बोलो, तो यह टोटल यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यह टोटल 90 डिग्री, तो यह 45 तो मतलब यह भी 45। कोई परेशानी क्या, अब बाहर निकलेगा कि नहीं वो चेक करो। तो कैसे होगा बोलो, तो जहां से रे आ रही है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कहां से रे आ रही है डेंसर मीडियम, और इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 माने, तो क्या लिखोगे √3। चलो एंगल क्या लेगा sin 45 डिग्री इक्वल टू, अब बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो एंगल मान लेते हैं कि E है ना, तो क्या लिखोगे बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और sin E। कोई परेशानी क्या, चलो अब एक बात फिर से देख यहाँ पे, यदि √3 हुआ और sin 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और इक्वल टू 1 sin E, जो 1 को हटाओ इसको, मतलब √3/√2 इक्वल टू sin E। अच्छा एक बात बताइए, यह √3/√2 का जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन 1 होगा। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ऐसे ही देखने से लग रहा है कि 1 से तो बड़ा होने वाला है।
अच्छा एक बात बता, साइन मैक्सिमम कितना होता है? 1, उससे ज्यादा होता है कि नहीं? तो अब बताओ कि यहाँ पे यदि साइन ई ग्रेटर हो गया माइनस कितना 1 से ग्रेटर हो गया, इसका मतलब क्या है? यह जो रे जो है वो बाहर आएगी नहीं, बाहर नहीं आएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे TIR होगा। इसका क्या है मतलब? √3/2 यदि ग्रेटर है 1 से यहाँ पे तो क्या है? साइन ई हमारा क्या है? वह 1 इतना पॉसिबल ही नहीं, ये फर्जी बात है ना। वह मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, और 1 से ज्यादा है। इसका मतलब है रे बाहर निकलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? रे बाहर नहीं। हर बात को ध्यान से सुनो। तो रे क्या होगा? बाहर नहीं निकलेगा। बाहर नहीं निकलेगा तो कहां जाएगा? TIR होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? TIR, यहाँ पे से रे यहाँ पे गया। यदि TIR हुआ है तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री या 45। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, क्या परेशानी है कि? अब नॉर्मल ड्रॉ किए हैं तो एक बात बता, फिर यह सरफेस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। और यह एंगल कितना होगा? यह यदि 45 है तो यह भी 45। अरे यह टोटल 90 तो यह 45 तो यह भी 45, यह 45 और ये 35 मतलब 15। और यह हमारा कितना है? 90, तो यह हमारा कितना बचेगा? 30 डिग्री। यही ना होगा। अब बता, तीनों एंगल का सम मतलब ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, तो यह 45 तो यह भी 45। यह ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 15, और यह नॉर्मल ड्रॉ किए इस वजह से 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री है यह, और यह कितना बचा? 30 मतलब 30 डिग्री। अब एक बात फिर से बताओ, यह जो रे है, यह वाला रे इस सरफेस के लिए तो इंसिडेंट रे हो गया ना। अब हमें जब यह रे यहां से बाहर निकलेगा तो कैसे? यह नॉर्मल से बाहर मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब कैसे जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, कुछ ऐसा जाने वाला है। वो कितना होगा? ऐसे। चलो यही ने निकालना है और यही हमारा ई होगा, और ई को मालूम करना है। क्या दिक्कत है? तो मालूम कर लेते। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? TIR हुआ, मतलब TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ पे देखो लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ ना। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे? √3 sin 30 डिग्री इक्वल टू, अब बाहर निकलना है तो 1 sin E। कोई परेशानी क्या? sin E होगा। ये सारी बात है हमारा। अब बताओ क्या करोगे? sin E हुआ तो √3 और sin 30 डिग्री कितना होता है? बोल तो 1/2 और sin E मतलब √3/2 इक्वल टू क्या लिखोगे? sin E मतलब क्या? √3 मतलब यह E जो होगा बच्चों वो 60 डिग्री के बराबर होगा ना। मतलब इमर्जेंट एंगल जो होगा वो E कितना होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। तो बस हमें ऐसा नहीं है, बस सिखाने का मकसद क्या था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। यदि बच्चों आपको एबनॉर्मल क्वेश्चन भी मिले तो टेंशन में नहीं आना है, आपको बेसिक मेथड से जाना है और आराम से बनेगा। तो ये हमारा E का वैल्यू निकल के आया कितना? 60 डिग्री। तो इस तरह से फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद जो लॉजिक हमारा पुराना है उससे लॉजिक लगाए तो चेक करने के बाद ऐसा हुआ कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन 180 तो दो ही मतलब दो ही एंगल को जोड़ने के बाद 210 आ गया। तो इसका मतलब हमें फील हुआ कि यह रे इस सरफेस पे नहीं आएगा और जाएगा कहाँ? इस पे जाएगी। तो इस सरफेस पे आया तो फिर चेक किए और चेक किए तो चेक करने के बाद हमें मालूम चला कि यदि साइन E का वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 है, वो हमारा पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन। इसका मतलब है कि यहाँ जो रे है वो बाहर नहीं आएगी, तो बाहर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तो TIR होगा। तो TIR कर दिए यहाँ पे। TIR होने के बाद अब यहाँ पे आया, अब तो बाहर जाएगी ना। अब बाहर जाएगी या नहीं जाएगा इसका क्या मतलब है? कैसे अब बाहर अंदर रहेगा वो? तो अब हमें कैसे यहाँ से 30 डिग्री फिर एंगल देखे, चेक किए, चेक करने के बाद हमें मालूम चला बच्चों, हमें मालूम चला
कि हाँ यहाँ पे बाहर निकलेगा रे, और बाहर निकलेगा तो रे यदि मान लो कि यहाँ भी ग्रेटर देन 1 होता तो फिर TIR हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे है नहीं, तो नहीं है बच्चों, तो क्या लिखोगे, आपको बाहर निकलेगा और रे बाहर निकलेगा, स्नेल्स लॉ लगा दिए, आ गया 60 डिग्री एंगल। तो इस तरह से हमें लॉजिक लगाना चाहिए ना। चलो स्क्रीनशॉट लो इससे रिलेटेड। अब हम और क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलो अब सुनो बच्चों कि अब तक तो हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा प्रिज्म का एंगल जो था वो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब एक थिन प्रिज्म होता है, मान लो कि एकदम 0 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री का एंगल हम प्रिज्म एंगल का ले ले, तो ऐसे प्रिज्म को बोलते हैं बच्चों थिन प्रिज्म। और यह थिन प्रिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इससे हम यदि क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, एपरेंट शिफ्ट क्या होता है थिन प्रिज्म में, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिए, स्क्रीनशॉट तो हो गया है ना। चलो चलिए, थिन प्रिज्म मतलब लिखना बच्चों, हमारा क्या है टॉपिक, थिन प्रिज्म। इसका मतलब है कि एंगल जो होगा वो 0 डिग्री 4 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास, मतलब कौन हो सकता है, 0 से 5 डिग्री के बीच होना चाहिए ना, 4 डिग्री भी 3 डिग्री भी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक बात बताइए, आपको सारा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या है। आपको जब हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो ध्यान करो कि A इक्वल टू क्या आया था, यह प्रिज्म एंगल है ना, तो क्या आया था R1 प्लस R2। बच्चों नहीं देखे हो तो सारे वीडियो को देख के आइए, तभी आपको समझ में आएगा, और नहीं आए हो तो अभी ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। यदि ऐसा होता है, आपको मानना क्या, नहीं देख के आए हो तो क्या मानना पड़ेगा, ऐसा होता है। यदि ऐसा क्यों होता है तो वीडियो देखना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा क्या है R1 प्लस R2। एक बात बता कि डेल्टा क्या होता है, I प्लस E माइनस ए, E माइनस ए, मतलब I हमारा क्या है इंसिडेंट एंगल, E हमारा इमर्जेंट एंगल, A हमारा प्रिज्म एंगल, और ये क्या है डेविएशन है। चलो ये सारा कहानी है, इतना आपको ध्यान रखना है, इसको हम यूज करेंगे अभी। तो हमारा कैसा प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है ना। थिन मतलब एकदम छोटा पतला सा एंगल होगा, मतलब एकदम 0 लेके आप 4 डिग्री 5 डिग्री, आपको बताने इतना बड़ा दिखा दिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल एकदम छोटू सा होगा। मान लो कि यह प्रिज्म एंगल है, क्या परेशानी है कि यदि मान लो कि यह हमारा इंसिडेंट रे है और यहाँ पे ऐसे आया और यहाँ पे बाहर निकल गई ऐसे, अब बताओ कि यह हमारा R1 है तो यह हमारा R2 होगा, और यह हमारा क्या है प्रिज्म मतलब इमर्जेंट एंगल है, कोई परेशानी क्या, और यह क्या है I है। देखो यदि हमारा प्रिज्म यदि थिन है, इसका मतलब है बच्चों कि I भी होगा वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, कोई परेशानी क्या। यदि R भी क्या होगा बच्चों, वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, कोई परेशानी क्या। और यदि R हमारा क्या है R1 स्मॉल है, इसका मतलब है कि थिन प्रिज्म है, तो ये भी हमारा वेरी स्मॉल एंगल होगा, प्रिज्म एंगल भी। अरे ये कैसे लिख रहे हैं मालूम चल रहा है, यह सब छोटा छोटा एंगल है, बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉल, तभी तो प्रिज्म हम थिन बोले हैं। तो यदि एंगल ही छोटा है बच्चों, तो रे जो इनिशियल रे मतलब इंसिडेंट रे है वो कैसा है, पैरेक्सियल रे होगा, मतलब ये रे कैसा होगा बच्चों, पैरेक्सियल रे, मतलब रे कैसा होगा पैरेक्सियल। यदि सारा स्मॉल है तो R2 पे कमेंट कर दो, R1 R2 क्या होगा बोलो तो। यदि A इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, तो बच्चों यदि A भी स्मॉल है यह भी स्मॉल है, तो R2 भी क्या होगा स्मॉल होगा। ध्यान से देखिए A इक्वल टू दिस होता है R1 प्लस R2। हम बोले कि थिन प्रिज्म है ना, तो थिन प्रिज्म है तो A हमारा क्या है स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, R1 भी क्या है स्मॉल ही है, तो I भी हमारा क्या है स्मॉल है सब। तो
तो अब बताओ कि यदि ए सारा स्मॉल है तो यह तो रिलेशन हम जानते हैं ना, तो यह ए भी स्मॉल r1 भी स्मॉल, इसका मतलब है बच्चों स्मॉल है, स्मॉल एंगल की बात कर रहा है, यह भी स्मॉल एंगल है और स्मॉल एंगल, तो यह भी क्या होगा स्मॉल ही होगा। क्या होगा बच्चों स्मॉल, मतलब r2 जो होगा यह भी स्मॉल होगा। क्या होगा वेरी स्मॉल। चलिए इतना बात तो हो गया, अब क्या करना चाहिए। स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए, और तब देखते हैं कि डेविएशन एंगल कितना आएगा, डेल्टा कितना आएगा, वो सारा हम फाइंड आउट कर लेंगे ना, कितना एंगल से डेविएट करेगा। तो चलो इसका एक बात और है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं, इधर एयर है, ऐसा सिचुएशन है, यहाँ n और यहाँ एयर। अब बता इस सरफेस को 1 नाम दे दो, इस सरफेस को 2 नाम दे दो। हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज फॉर सरफेस 1, सरफेस 1 के लिए लगाओ स्नेल्स लॉ। क्या लॉजिक है, जहां से रे आ रही है उस रे का उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साथ ही साथ जो रे आ रही है जिस मीडियम से, वो नॉर्मल से एंगल कितना बना रहा है, तो नॉर्मल से एंगल आई बना रहा है, रहने दे। तो क्या लिखोगे, रेयर मतलब एयर, और साइन क्या होगा आई इक्वल टू रे कहां जा रहा है डेंसर मीडियम में, कितना रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है r1, तो रे हमारा n और साइन r1 लिखेंगे, साइन r1। अब बता कि यदि i स्मॉल है तो साइन i क्या होगा, i के बराबर है ना। यही बात यहां भी लिख सकते हैं कि स्मॉल एंगल है तो क्या लिखोगे, हम लिख सकते हैं बच्चों साइन r1 जो है वह क्या है r1 के बराबर है ना। तो अब क्या लिखोगे, देख तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि i इक्वल टू n r1, कोई परेशानी का, अप्रॉक्स हमारा बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं, अप्रॉक्स का साइन दिया है ना, अप्रॉक्स बराबर है। तो ये सारी सिचुएशन है, स्मॉल ही है ना। चलो अब सरफेस 2 के लिए स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो ध्यान से देख, यदि R2 है सरफेस 2 के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं ना, स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस 2 के लिए स्नेल्स लॉ लगाइए। क्या करोगे, देख तो हमारा जहां से रे आ रही है तो यह रे कहां डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, एंगल कितना बना रहा है r2, तो r2 लिखेंगे इक्वल टू जा कहां रहा है रेयर मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो साइन e लिखेंगे। अब बताओ कि n यह भी हमारा क्या है साइन r2 जो है वो अप्रॉक्स r2 के बराबर होगा। क्यों कि r2 वेरी वेरी स्मॉल एंगल है ना। तो ये सारा कहानी बच्चों, ये सब आप बचपन में का कहने का मतलब है 11th क्लास का जब आप मैथमेटिकल टूल्स पढ़े होंगे ना, वहीं पे जब ये सब कहानी आपको बताई गई होगी। तो r2 है। अब बताओ यहाँ पे साइन e भी क्या होगा, वो अप्रॉक्स e के बराबर है ना, यही ना लिखेंगे। तो क्या है बोल, तो यहाँ पे हम n r2 इक्वल टू e लिख सकते हैं अप्रॉक्स। चलो ये सारी कहानी है। इतना हो जाने के बाद अब तो हमें डेविएशन निकालना है ना, तो देखना कैसे निकालेंगे, इतना तो लिख लिए होंगे ना। चलो एक बात देख, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होता है। आई कितना आया है दिस n माइनस r1, e कितना आया है n r2 माइनस ए, कोई दिक्कत क्या, n कॉमन ले लो तो r1 प्लस r2 माइनस ए। अब बच्चों r1 प्लस r2 को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो n r1 प्लस r2 क्या है a के बराबर है माइनस ए। अब बताओ यहां से a कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन लोगे तो n माइनस 1 और डेल्टा इस तरह से। एक बात बताइए, यही ना डेविएशन हुआ, n हमारा क्या है प्रिज्म के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और f फार्मूला जो डेविएशन का आया है किस सिचुएशन में आया है, जब प्रिज्म के बाहर का मीडियम क्या है एयर है,
और अंदर क्या है, कोई भी एक मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n रखा गया है, ये हमारा क्या है, प्रिज्म एंगल है। तो इस तरह से डेविएशन निकलेंगे। हम जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका हो गया। चलो एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, यहां से देखना, यह तब आया है जब एयर था हमारा रिफ्रैक्ट मतलब मिरर के मतलब मिरर नहीं, प्रिज्म के आसपास क्या था, थिन प्रिज्म के आसपास हमारा एयर था। लेकिन अब एयर नहीं, हम कोई अपना मीडियम मान लो कि यह हमारा थिन प्रिज्म है, इधर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ns है और प्रिज्म का np है और इधर भी ns है। रे आएगा इस तरह से और ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ये सब कहानी है। यह हमारा I है तो यह R1 है, यह R2 है बच्चों। तो हमारा डेविएशन जो होगा थिन प्रिज्म के लिए वो क्या लिखोगे, यदि हमारा यह प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो A तो अभी भी रहेगा जो प्रिज्म एंगल है। अब क्या लिखोगे बोल तो, n है तो n रिफ्रैक्टिव मतलब np अपॉन ns माइनस का 1, यही ना लिखोगे। तो यही हमारा याद रखना बच्चों कि जब भी हमारा थिन प्रिज्म है और वहां क्या पूछे, डेविएशन पूछे, तो डेविएशन हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग और माइनस का 1। तो यही हमारा क्या आएगा, डेविएशन आएगा थिन प्रिज्म के लिए। क्या कोई बड़ी बात है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह हमारा मतलब क्या है, नोट करके लिख लेना कि ऐसा होगा। यदि एयर रहे तो ऐसा सिचुएशन, और ए हमारा क्या है, प्रिज्म एंगल है। क्या है बच्चों, प्रिज्म एंगल है। कोई परेशानी क्या, इस तरह की कहानी। यह n क्या है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, np क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और 1 तो 1 ही है। ये सब कहानी है। चलो हो गया। इतना हो जाने के बाद एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हो गया। चलो एक है एपरेंट शिफ्ट बाय थिन प्रिज्म या थ्रू थिन प्रिज्म। देखना क्या है, वो भी बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट। बच्चों क्या लिखोगे, हेडिंग देना एपरेंट शिफ्ट बाय या थ्रू लिखो, थ्रू थिन प्रिज्म ना, थिन प्रिज्म। चलो इतना हुआ। अब बताओ थिन प्रिज्म से एपरेंट हमें शिफ्ट पूछ रहा है, तो ध्यान से देखो क्या है। मान लो कि यह हमारा थिन प्रिज्म है, एकदम पतली सी बात है, आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा है। तो यदि मान लो कि यहाँ पे रे आया इस तरह से, और उसके बाद क्या होगा, थोड़ा और पतला बना लेते हैं, इस तरह से, यहां पे ऐसे जाएगा। अब बताओ यहां पे जाएगा तो यह मान लो कि सेंटर है ना, ऐसे सेंटर की बात कर रहे हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट रख लेते हैं ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे है, देख तो फिगर ऐसे बनाओ, थिन प्रिज्म में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर से ए है, डिस्टेंस दूर पे प्रिज्म से रखा हुआ है। अब कहोगे कि सेंटर, आप तो यहाँ से ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रिज्म से, अरे इतना पतला सा है कि उसका सेंटर से ही मानो ना, एकदम बिल्कुल पतली सी प्रिज्म है। तो ये सारा कहानी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से बाहर निकलेगा। जब यह बाहर निकलेगा बच्चों तो इस तरह से पीछे की ओर भगाओ इसको, एक रे और गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद क्या करोगे, इसका हमारा रिफ्रैक्शन होगा तो इस तरह से भाग जाएगा कहीं। जब यह भगाओगे तो क्या है, आपको जब मिलाइएगा इस तरह से, रुको एक मिनट अच्छे से बनाओ, यहां आया इस तरह से आई, आने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे नीचे की ओर आया इस तरह से। अब इसको पीछे की ओर भगाओगे, पीछे की ओर क्या करोगे, भगाओ ऐसे, यहां पे देखना भगाते हैं ऐसे ऐसे, पीछे जाके मिला। यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में हमारा ये जो है यही हमारा शिफ्टिंग होगा, ये क्या है हमारा एस है, एस।
तो ये बताइए कि यदि हमारा यह नहीं रहता, ऐसे है ना, ऐसे, और यदि हमारा ये क्या है, या ओरिजिनल, या यदि यह सरफेस नहीं रहता तो रे तो ऐसे पास करता, तो रे हमारा यह क्या है, डेल्टा है ना, डेल्टा है। अब बताओ कि यदि यह डेल्टा है बच्चों और ये वेरी वेरी स्मॉल है, तो यह भी हमारा क्या होगा, डेल्टा ही होगा, डेल्टा के बराबर। डेविएशन डेल्टा माने डेल्टा लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये सारा सिचुएशन है, यहां से रे बाहर आएगी। अब बताओ हमें एस निकालना है, शिफ्टिंग कितना हुआ है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट और यहाँ से प्रिज्म से डिस्टेंस कितना है, ए है, तो हमें शिफ्ट निकालना है। तो यहाँ से बताइए कि यदि tan डेल्टा लगाएंगे, tan डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन ए ना, यही ना लिखोगे। यहाँ है तो बच्चों यह ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, ये वाला ना, तो यह ट्रायंगल है, तो यह एस है तो यह ए है। तो अब बताइए कि tan थीटा जो है, यदि मान लो बच्चों यहाँ पे देखना, tan थीटा हमारा थीटा जो है वो वेरी स्मॉल हो, तो tan थीटा अप्रॉक्स थीटा के बराबर होता है, ये तो पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा क्या होगा, डेल्टा जो है एस अपॉन ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा ए हो जाएगा, होगा। अब बताइए कि इतना कहानी तो हो गया ना, इतना कहानी हो गई, तो अब बताओ कि यदि थिन प्रिज्म है तो कितना डेविएशन होता है, n-1 a इंटू n-1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a n-1 इंटू a ना, यही ना होगा शिफ्ट, तो शिफ्ट होगा, ये हमारा क्या है, प्रिज्म एंगल है। अच्छा n क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ना, ये हमारा क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिज्म, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिज्म। क्या परेशानी है कि, तो इस तरह से क्या कोई बड़ी बात है, आपको यदि हमें शिफ्ट पूछ ले कि कितना ऑब्जेक्ट, यदि थिन प्रिज्म है और वहां पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कितना शिफ्ट होगा, तो इतना शिफ्ट होगा, s इक्वल टू a इंटू n-1 a ना। यदि मान लो कि यहाँ पे मीडियम अलग है, अभी कौन सा मीडियम है, बाहर एयर लिए है ना, तब यदि एयर नहीं रहेगा तो क्या है, यहाँ पे np अपॉन ns लिख लेंगे, np होगा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ns होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के सराउंडिंग में कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमारा डिस्टेंस है बच्चों ऑब्जेक्ट और किसके बीच, प्रिज्म के बीच, ये सारा रिलेशन है। इससे रिलेटेड आपको जहां भी क्वेश्चन मिले तो इस तरह से हमें क्या है, सॉल्व करना है। तो इस सारी चीज को, टर्म को याद रखना। यह रेयर केस में पूछता है लेकिन आपको आना चाहिए, यदि पूछ ले तो टेंशन में नहीं आना है। चलो बच्चों, अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा प्रिज्म से, वो प्रिज्म से, थिन प्रिज्म की कहानी इतना ही है ना। अब जो अब एंगल कुछ मतलब क्या होगा, प्रिज्म का एंगल अब 0 से 5 डिग्री के बीच नहीं है, उससे ज्यादा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा, मिनिमम डेविएशन कितना होगा, उनसे रिलेटेड हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद डिस्पर्शन क्या होता है प्रिज्म से ही। अभी बच्चों बहुत सारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है प्रिज्म, हम लगभग 5 से 6 क्लास पढ़ेंगे तब जाके होगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से आप देखते रहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो क्या है, क्यूरी में आपको मेल दिया हुआ है, वहां से आप आसानी से मेल करके बता सकते हो कि ये सारी प्रॉब्लम है ना। तो चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। दैट्स इट।